3 स्टार्ट। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, तो कैमरामैन रीमा जायसवाल, जी हाँ, जो मेरी सिस्टर है, मैं हूँ मनीष जायसवाल, 869 अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया से मैं हूँ। तो दोस्तों क्वांटम फिजिक्स का ये सेंटेनरी ईयर चल रहा है, और तो इसलिए हम श्रोडिंगर साहब को, जो वो सोच रहे थे, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, हम उन्हीं लाइन पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेवलप करना चाह रहे हैं, और रिलेविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन तक फाइनली हम, जो भी हमको थोड़ी बहुत टूटी फूटी मैथ आती है, उस हिसाब से बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एटम की या यूनिवर्स की कोई भी थ्योरी को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे फील्ड जो पूरे स्पेस में, जैसे कल फेमन साहब का, रिचर्ड फेमन साहब के लेक्चर का एक वीडियो सुन रहा था यूट्यूब पे, तो वो बोल रहे थे कि पूरा का पूरा स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भरा हुआ है, फील्ड से भरा हुआ है। तो दोस्तों एटम की किसी भी थ्योरी को या यूनिवर्स की किसी भी थ्योरी को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा अंततः फाइनली कि कैसे फील्ड के फ्लक्चुएशन से वास्तव में मास का डेवलपमेंट होता है। हाउ फ्लक्चुएशन ऑफ फील्ड क्रिएट्स मास, दैट मास कैन बी परमानेंट आल्सो, दैट मास कैन बी mass in transition, non-permanent also, and that's why a particle may gain mass, may lose mass. At the same time they may have some mass which is permanent. बट ये सारी चीज़ें फील्ड के फ्लक्चुएशन से कैसे हो रही हैं, कोई थ्योरी होनी चाहिए। हम उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले चूँकि पार्टिकल हम सबसे अधिक फील करते हैं, पार्टिकल हमारे सबसे करीब है जीवन के, तो जैसा कि रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि एटम का ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, बहुत थोड़े उसमें वॉल्यूम में। हमने एक पार्टिकल न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज मान लिया। थॉमसन सान ने इसके पहले इलेक्ट्रॉन शो कर दिया था, तो इलेक्ट्रॉन हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। और रदरफोर्ड साहब ने कहा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते, बोर साहब ने कहा कि सभी ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है, अगर अलाउ हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन सिंक कर जाएगा, मैक्सवेल रेडिएशन लूज करेगा। खैर हम एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि न्यूक्लियस की रेस्पेक्ट में, भारी न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है, और इसी तरह इन सारे इलेक्ट्रॉनों में काइनेटिक एनर्जी है। चूँकि सिस्टम, ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और अगर किसी भी एक समय इन पार्टिकल्स को जोड़कर एक शेप दिया जाए, तो मान लीजिए ये शेप इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और जब पार्टिकल मूव करेंगे तो इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी, तो उनको फिर से ऐड करेंगे तो शेप बदल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसे कई नंबर ऑफ शेप्स जब मूव करते रहेंगे, तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ शेप्स चेंज होंगे, और फाइनली इन चेंजेस के बाद फिर से ये शेप फिर से आ जाएगा एटम का। और ये जो जितने भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ शेप चेंज हुए हैं, जो इस शेप से चालू किए हैं, वो इन शेप के लिए भी चालू होंगे। चूँकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है और इसके कारण वो शेप चेंज कर रहे हैं, लेकिन सारे शेप कहीं ना कहीं रिवर्सिबली अपने आप को फिर से रीजनरेट कर ले रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि पार्टिकल की ये मतलब एटम्स की टोटल एनर्जी जो है वो फिक्स है। एटम की टोटल एनर्जी मान लीजिए ई है, वो टोटल एनर्जी फिक्स है। एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में दिख रही है, जिसके कारण पार्टिकल आपस में लोकेशन चेंज कर रहे हैं और टोटल शेप चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी फिक्स है। ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो फिक्स नहीं है,
वरना ये रिलेटिव पोजीशन और ये शेप चेंज ना होता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और है जो अलग अलग पोजीशंस में पार्टिकल को रखती है। अलग अलग पोजीशन में पार्टिकल की एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी और अलग अलग पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। दोनों का सेम एक्चुअली में किसी एक शेप को, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन दोनों का सम हमेशा E फिक्स रहेगा ना, इस तरह से। अब हम अगला मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स में थी, अगर हम ये दूसरे फॉर्म की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को भी केवल पार्टिकल में ही केंद्रित करते हैं, इट इज सेंटर्ड ओनली इन पार्टिकल, तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन पार्टिकल में अगर पोटेंशियल एनर्जी भी सेंटर्ड हो जाए तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि वास्तव में टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आपस में कैसे कन्वर्ट होंगे और कैसे सिस्टम वास्तव में अलग अलग शेप्स में आएगा। अगर सारी की सारी एनर्जी इन पार्टिकल्स में, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों तरह की एनर्जी अगर पार्टिकल्स में ही रह जाएगी, समझने की कोशिश कीजिए, दोनों तरह की एनर्जी जो है काइनेटिक और पोटेंशियल अगर पार्टिकल में ही रह जाएगी, वो पूरा का पूरा स्पेस खाली है, तो फिर ये पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और फिर वास्तव में ये जो रिवर्सिबल शेप, इन्फिनाइट शेप बदलने के बाद फिर से रीजनरेट होता है, पार्टिकल्स की जो लोकेशंस फिर से रीजनरेट हो जाती है अंततः, और बीच वाले शेप भी कहीं ना कहीं मल्टीपल साइकिल में फिर से रीजनरेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के आपस के मध्य इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उनके इंटरेक्शन के कारण ही इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, और दोनों का एक यूनिक शेप को रिप्रेजेंट कर पाता है। तो अगर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल में ही हो जाएगी, तो फिर ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है कि कम से कम अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल में है तो बाकी की सारी पोटेंशियल एनर्जी स्पेस में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पार्टिकल की सारी एनर्जी जो होनी चाहिए वो स्पेस में होनी चाहिए। तो हम स्पेस में चूंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हम पार्टिकल्स को अपना फोकस नहीं करते हैं। हम अपना फोकस कहाँ करते हैं? स्पेस के इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे करते हैं। और जब भी स्पेस के इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हम मान लेंगे कि एक प्रकार की एनर्जी है, एटलीस्ट पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी या उस फील्ड की एनर्जी के फ्लक्चुएशन से वास्तव में पार्टिकल का मास किसी पॉइंट पे जनरेट होता है, और वो मास काइनेटिक एनर्जी भी पाता है, हम ये कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारी थ्योरी में क्या है कि न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्जेस से बना हुआ है, न्यूक्लियस का ये रीजन, एक्चुअली में न्यूक्लियस पे अभी हम फोकस नहीं करते हैं, न्यूक्लियस को एज अ पार्टिकल ही हम ट्रीट करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, ये हम मान लेते हैं कि इस स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी है, फील्ड है, और इसी फील्ड के फ्लक्चुएशन से पार्टिकल जनरेट होता है। अगर वन डायमेंशनल में कहें कि ये हम इसको दो लाइनों के मध्य दिखाना चाहते हैं कि ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज के साथ, अभी इसको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा स्पेस है वन डायमेंशन में, ये दो लाइनों के बीच में जो स्पेस है, एक्चुअली में ये हमारा फील्ड है। क्या है? फील्ड। और इसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है। इनके ही फ्लक्चुएशन से वास्तव में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन दिखता है, किसी पॉइंट पे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास m बार और चार्ज e बार दिखता है। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज पूरा यहाँ पे है, तो फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट्स हैं उनको हम मासलेस पार्टिकल्स, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से अगर हम रिप्लेस कर दें, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से, तो वास्तव में ये फील्ड में इन्हीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के इंटरप्ले से, फील्ड में मैंने कहा ना इन्हीं में पोटेंशियल एनर्जी है, और इन्हीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के इंटरप्ले से वास्तव में एक सॉलिड मास जिसका मास m है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बचा हुआ चार्ज e है, बाकी चार्ज मासलेस पार्टिकल में है,
और ये न्यूक्लियस हमारा अभी हम इसको नहीं छू रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो वास्तव में अगर न्यूक्लियस ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मासलेस पार्टिकल्स, ये फील्ड जिसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इस रीजन के इंटरप्ले से मास रीजनरेट होता है। और ये मास अगर यहाँ रीजनरेट हो रहा है तो इनके इंटरप्ले से कोई ज़रूरी नहीं कि यही इसी पॉइंट पे रीजनरेट हो, अगल बगल भी रीजनरेट हो सकता है ना। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इनसे इंटरप्ले से एक परमानेंट मास रीजनरेट हो गया है और अगल बगल एक्चुअली में टेम्पररी मास रीजनरेट हुआ है। ठीक है, हम ये मान सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि अगर हम केवल फिलहाल हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, एक मास रीजनरेट होता है, एक पार्टिकल का मास रीजनरेट होता है और ये मास नेगेटिव है चार्ज के साथ, बचा हुआ मास इतना है। अब इसकी वेलोसिटी v है। अब ये जब मूव करेगा तो ये नेगेटिव चार्जेस पास पास आएंगे, ये पार्टिकल्स नेगेटिव चार्जेस पास पास आएंगे, ये मासलेस नेगेटिव चार्जेस पास पास आ जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण ये पार्टिकल जो है ये अब इसकी पोजीशन चेंज होगी थोड़ी सी, और इसका जो बचा हुआ मास और ये जो वेलोसिटी है इसका मोमेंटम घटेगा। मास और वेलोसिटी इस पार्टिकल की घटेगी। ये मोमेंटम एक्चुअली में कहाँ दिखेगा, ये मासलेस पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो गया, उसी कारण ये पास पास आ रहे हैं। और पास पास आने के कारण क्या होगा कि एक्चुअली में आप ये पाओगे कि पार्टिकल से मोमेंटम फील्ड में जाएगा, और ये फील्ड क्या है, ये आपस में पास पास आएंगे नेगेटिव चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन पार्टिकल के बगल क्या होगा, पार्टिकल के बगल क्या होगा कि ये मासलेस पार्टिकल्स जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं ओवरलैप करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, ओवरलैप। तो ओवरलैप करने से क्या होगा कि पहले पार्टिकल का मूवमेंटा जो रहेगा फील्ड में, मासलेस पार्टिकल में, वो तेज़ी से मूव करेंगे। लेकिन जब तेज़ी से मूव करेंगे तो पता लगा नेगेटिव चार्जेस इनको रोकेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा कि वास्तव में जब ये मासलेस पार्टिकल जब स्लो होने लगेंगे, चूँकि काइनेटिक मूवमेंटा पार्टिकल से ट्रांसफ़र हुआ है नेगेटिव मासलेस पार्टिकल में, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल स्लो होने लगेंगे। तो काइनेटिक मूवमेंटा को अगर कंजर्व करना है तो ये पार्टिकल्स, मासलेस पार्टिकल मास गेन करेंगे। लेकिन मास गेन कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ ओवरलैप नहीं है वहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी ही बढ़ी, मास गेन ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन पार्टिकल के बगल ये तुरंत चूँकि वेलोसिटी पाएंगे, तो ओवरलैपिंग सबसे बगल पार्टिकल के बगल होगी। तो यहाँ पर जो मास गेन क्लाउड करेगा, फील्ड जो मास गेन करेगा जस्ट पार्टिकल के बगल करेगा। तो एक्चुअली में जो फिगर आनी चाहिए, जो हम अब इसको दिखाना चाहते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये अगर देखिए ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अराउंड अगर ये नेगेटिव पार्टिकल अगर मूव करेगा, इसमें बचा हुआ मास है, बचा हुआ चार्ज है, इसकी वेलोसिटी है, जैसे जैसे ये मासलेस पार्टिकल्स के विरुद्ध ये मूव करेगा, तो वैसे वैसे पार्टिकल मूव करेगा तो ये स्लो होगा, ये अपना मोमेंटम खोएगा। लेकिन ये पार्टिकल अब ऐसा नहीं दिखेगा, ये पार्टिकल अब एक्चुअली में इसका मोमेंटम क्लाउड में जाएगा, और ये क्लाउड जो है एक्चुअली में मास गेन करेगा। मतलब ये पार्टिकल एक तरह से फैलेगा। क्यों फैल रहा है, क्योंकि मासलेस पार्टिकल ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए क्लाउड में फैलेगा। तो एक्चुअली में पार्टिकल जो होगा उसको हम अगर केवल पार्टिकल पे फोकस करें तो न्यूक्लियस ये रहा, न्यूक्लियस और इसके बगल मासलेस पार्टिकल आपस में एकदम सड़ गए हैं। लेकिन पार्टिकल जो पहले यहाँ था, अब जब पार्टिकल जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पार्टिकल क्या बोलते हैं, क्लाउड, मतलब इसका मास फैलने लगेगा, क्लाउड मास गेन करेगा। और जब पास आएंगे तो मेन पार्टिकल तो स्लो होगा, इसकी मास और इसका मास, इसका बचा हुआ चार्ज और वेलोसिटी, ये तीनों चीज़ कम होगी। लेकिन ये क्लाउड इसका जो रहेगा ना, इसका क्लाउड बढ़ेगा, ना, और मासलेस पार्टिकल जो हैं वो और करीब आएंगे। ये क्लाउड बन कैसे रहा है, हमने बताया ना, इस रीजन में मासलेस पार्टिकल ओवरलैप कर गए, तो जैसे ही ओवरलैप करेंगे तो मास का रीजनरेशन होगा, जैसे ही ओवरलैप करेंगे मास का रीजनरेशन होगा। तो एक्चुअली में सिस्टम की टोटल एनर्जी किसी भी समय ई रहेगी,
और ये बराबर क्या रहेगा, पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल के किसी भी बगल के वॉल्यूम में अगर देखें, पार्टिकल के अराउंड अगर हम छोटे से वॉल्यूम को ले लें, छोटे से वॉल्यूम को, इस छोटे से वॉल्यूम को अगर देख लें, तो इस छोटे से वॉल्यूम में एक्चुअली में ये मासलेस पार्टिकल जो हैं इनकी डेंसिटी को हम साई कहेंगे। क्या कहेंगे, साई। क्या कहेंगे, साई कहेंगे। और ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी। और ये डेंसिटी जो समय के साथ चेंज होगी वो डेवर बाई डेवर टी। और ये डेंसिटी एक्चुअली में पार्टिकल के बगल वाले वॉल्यूम में देखेंगे जहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जैसे पिछले एपिसोड में बताया कि डिफ्यूजन के कारण, कुछ डिफ्यूजन के कारण आएंगे, डिफ्यूजन के कारण बाहर भी जाएंगे। ये मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, तो इसलिए माइनस डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस दूसरा टर्म, हम इक्वल को इसे नीचे लिख रहे हैं, प्लस दूसरा टर्म रिबाउंड। पार्टिकल मूव करेगा तो इन पार्टिकल को वापस ठेलेगा भी ना, तो यहाँ पर जो बक्से में जो नेट चेंज होगा रिबाउंड के कारण, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एक कांस्टेंट v ले लेते हैं और वेलोसिटी ux पे डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाइड बाई जितने पार्टिकल रिबाउंड करेगा, ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो बक्से में पार्टिकल वापस भी ठेलेगा, तो वो भी xt के प्रोपोर्शनल होगा। प्लस हमने कहा ना, ये पार्टिकल जब ओवरलैप करेंगे तो जितने पार्टिकल डिफ्यूजन से इस बक्से में आएंगे, डिफ्यूजन का टर्म ये रहा, ठीक है, रिबाउंड से भी आएंगे, ये टर्म रहा, लेकिन ये पार्टिकल्स ओवरलैप करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा, और ओवरलैप के कारण क्लाउड बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लाउड बन रहा है। तो इसलिए ओवरलैप के कारण जो तीसरा टर्म होगा नेगेटिव होगा, और ओवरलैप को हम इस तरह से एक कांस्टेंट s मान लेते हैं, और पार्टिकल जितना तेज मूव करेगा इलेक्ट्रॉन का, मल्टीप्लाइड बाई जो डेंसिटी है। तो एक्चुअली में इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन में तीन टर्म हैं, एक डिफ्यूजन का टर्म, एक रिबाउंड का टर्म, और तीसरा क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल कोइलेस कर गए। क्या कर गए, कोइलेस कर गए। भाई किसी भी वॉल्यूम को अगर ये न्यूक्लियस है सपोज, और ये मासलेस पार्टिकल्स ये फील्ड बना रहा है, तो इसकी डेंसिटी, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी डेंसिटी यहाँ ओवरलैप हो रहा है मान लीजिए ना। तो अगर हम, और कुछ पार्टिकल फ्री भी हैं, तो अगर इस बक्से को देखेंगे तो एक्चुअली में पर यूनिट डेंसिटी, अब पार्टिकल की पोजीशन x है, तो जो डेंसिटी चेंज होगी वो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी चेंज होगी इज इक्वल टू डिफ्यूजन के कारण माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस पार्टिकल, इन मासलेस पार्टिकल को ठेलेगा भी, वापस बैक भी करेगा, तो b टाइम्स एक्चुअली में ux मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाइड बाई कितने को ठेलेगा वो डिपेंड करेगा डेंसिटी कितनी है, माइनस रिबाउंड, माइनस पार्टिकल्स आपस में कोइलेस भी कर रहे हैं, मतलब ये पार्टिकल क्लाउड भी बना रहा है। क्या बना रहा है, क्लाउड। तो क्लाउड भी जब बनाएगा तो s टाइम्स ux इंटू साई एक्स, ये तीसरा साई टी, ये तीसरा टर्म। तो ये इक्वेशन को देखिए, ये तीन टर्म होंगे, डिफ्यूजन के कारण जो डेंसिटी चेंज हुई, रिबाउंड के कारण डेंसिटी चेंज हुई, और जो पार्टिकल कोलेस कर गए, ये तीसरा टर्म आ गया s टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी। ये हमारी इक्वेशन हुई ना। अब अगर हम डिफ्यूजन, जाहिर सी बात है जो पार्टिकल हो, जो क्लाउड है, उसके टोटल मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसको, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम डायरेक्ट अपने मतलब के फॉर्मेट में अगर लिख लें तो I साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बाई 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 बाई एच बार
यू एक्स इंटू साई एक्स टी। तो आप देखिए यहाँ पर जो डिफ्यूजन वाला टर्म है वो ये रहा, और बाकी ये दोनों मिलाकर ये वाला टर्म बना रहा, ठीक है ना। तो अगर हम ये टर्म देखें तो डिफ्यूजन यहाँ मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन कोफिशिएंट? मास के। मास क्या है एक्चुअली में, इसको डिफाइन करने की जरूरत है। मास किसका मास है? मैंने कहा ना पार्टिकल और जो सराउंडिंग क्लाउड में जो मास है वो टोटल मास ये है, टोटल मास ये है। दरअसल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में टोटल एनर्जी सिस्टम की ई, पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स, काइनेटिक एनर्जी को लिखा गया था p²/2m। m क्या है? मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मास मतलब जो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, कहाँ रीमा? इलेक्ट्रॉन एज अ, ये देखिए यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, जो टेम्पररी मास है क्लाउड में, मतलब ये क्लाउड में जो टेम्पररी मास है, ज़्यादातर ये मास पार्टिकल के बगल ही दिखेगा। तो ये टोटल मास है, ये पार्टिकल में मास है, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रॉन का मास जो क्लाउड में है, ये टोटल मास m है। तो जो भी मोमेंटा होगा पार्टिकल से एक्चुअली में कहाँ जाएगा? क्लाउड में, मास फील्ड के मोमेंटा में, क्लाउड के मोमेंटा में ना। तो क्लाउड का तो टोटल मोमेंटा फिक्स हो जाएगा। जब टोटल मोमेंटा फिक्स हो जाएगा, टोटल एनर्जी फिक्स है चूँकि, तो अगर मोमेंटा फिक्स हो गया तो अगर ये पार्टिकल मूव करेगा, अब पार्टिकल अपना मोमेंटा मूव करेगा तो क्लाउड का मोमेंटा बढ़ेगा। क्लाउड का मोमेंटा बढ़ेगा मतलब क्लाउड की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब यू एक्स बढ़ेगा। यू एक्स बढ़ेगा लेकिन टोटल एनर्जी फिक्स है, और चूंकि ये भी कांस्टेंट है, तो चूंकि यू एक्स बढ़ रहा है इसलिए मास को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। अगर देखिए पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के मूव करने से, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल मूव करने से अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो चूंकि मोमेंटा हमने फिक्स कर दिया है, तो टोटल सिस्टम का मास बढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा उसका मास और वेलोसिटी घटेगा, पार्टिकल का मास और वेलोसिटी घटेगा, लेकिन उसका क्लाउड जो रहेगा वो बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेटिविस्टिक क्लाउड आ जाएगा। तो एक्चुअली में हमको यहाँ पर एक्चुअली में डिफ्यूजन कोफिशिएंट पार्टिकल प्लस क्लाउड के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इस कोफिशिएंट को तोड़ना चाहते हैं। हम अपनी इक्वेशन पे फिर से चलते हैं। तो हम इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू, ये हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट को मास के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं। तो हम एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं, कांस्टेंट सी या छोटा डी, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई मास, एक्चुअली में डी को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी। और डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, बाकी सब चीज़ें वहीं रहेंगी। और ये कांस्टेंट क्या है रीमा? ये वाला यहाँ पर हमारी इक्वेशन में बी, यू एक्स इंटू साई एक्स टी माइनस तीसरा कांस्टेंट एस, यू एक्स इंटू साई एक्स टी। ये कोरिलेशंस को, मास एनर्जी कन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये मास क्या है? ये मास है पार्टिकल का मास प्लस क्लाउड का मास। तो हमने कहा ना कि जब न्यूक्लियस ये रहेगा तो पार्टिकल जब आएगा शुरू में तो ऐसा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल नेगेटिव क्लाउड के विरुद्ध चलेगा, ये क्या है? नेगेटिव क्लाउड के विरुद्ध चलेगा, तो ये पार्टिकल ब्लर होगा। मतलब ये पार्टिकल मान लीजिए जब यहाँ पोजीशन पे होगा तो ये कहीं ना कहीं ये पार्टिकल क्लाउड, इसका क्लाउड भी जन्म लेगा। और पार्टिकल की वेलोसिटी जो यहाँ है, अब पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ कम हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी, ये लेस होती जाएगी, ठीक है। और इसका क्लाउड बढ़ता जाएगा, पार्टिकल का क्लाउड बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो क्लाउड है एक्चुअली में ये नया मास है, टेम्पररी मास है। क्या है? टेम्पररी मास। तो एक्चुअली में
अगर ये न्यूक्लियस है तो पार्टिकल पहले पॉइंट दिखेगा, पॉइंट के बाद इसका क्लाउड जैसे जैसे स्लो होगा जैसे नेगेटिव माइनस चार्जेस के विरुद्ध आएगा, ये स्लो होगा तो इसका क्लाउड पहले इतना फैलेगा, जब और पास आएगा तो ये क्लाउड पार्टिकल तो छोटा होता जाएगा क्योंकि मास और वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन इसका क्लाउड बड़ा होता जाएगा, क्लाउड इसका ज़्यादातर बड़ा होता जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जो रहेगी वो हमेशा घटती जाएगी, इसकी वेलोसिटी इससे कम, इसकी वेलोसिटी इससे कम ना। तो अगर पार्टिकल प्लस क्लाउड के मास को m मान ले, पार्टिकल ये m मान ले, और तो ये मास चेंज हो रहा है। रिलेटिविस्टिक सेंस में पार्टिकल पहले था, फिर पार्टिकल प्लस क्लाउड हुआ, क्लाउड और बड़ा हुआ, लेकिन ये सब एक्चुअली में टोटल ये सिस्टम स्लो हो रहा है। तो इसलिए स्लो हो रहा है तो रिलेटिविस्टिक सेंस में हम इस मास को लिख सकते हैं m इंटू पार्टिकल प्लस क्लाउड के मास को m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हमने बताया ना कि पार्टिकल का मोमेंटा एक्चुअली में पार्टिकल का मोमेंटा कहाँ होगा, पार्टिकल का मोमेंटा क्लाउड में जाएगा, और क्लाउड के मासलेस पार्टिकल आपस में जब करीब आएंगे तो स्लो होंगे, क्योंकि मोमेंटा फिक्स है, तो जब स्लो होंगे तो क्लाउड का मास बढ़ जाएगा, क्लाउड का मास बढ़ेगा, क्लाउड का मास बढ़ेगा, जिसके कारण क्या बोलते हैं, ये पार्टिकल का मोमेंटा क्लाउड में जाएगा, क्लाउड क्या बोलते हैं, क्लाउड ये मासलेस पार्टिकल करीब आएंगे, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन चूंकि मोमेंटा फिक्स है तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से आप देखिए जो टोटल एनर्जी का हमने इक्वेशन लिखा है, कहाँ लिखा है रीमा, इज इक्वल के डॉट नहीं ये यहाँ पे इज इक्वल यू एक्स प्लस पी, हाँ पी स्क्वायर बाई 2m, कहाँ लिखा है, ये है, ये इधर देखिए हमको आँख से नहीं, जहाँ हमारा फिंगर है देखो, ये हमको देखने में दिक्कत, ये देखिए। तो जब मेन पार्टिकल मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मोमेंटा पार्टिकल से एक्चुअली में फील्ड में जा रहा है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, चूंकि मोमेंटा पार्टिकल से फील्ड में मोमेंटा को कंजर्व कर दिया है, इसलिए अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, चूंकि टोटल एनर्जी फिक्स है, इसलिए पी चूंकि कांस्टेंट हो गया है, तो इसलिए मास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। लेकिन इस इक्वेशन में देखिए कि पार्टिकल प्लस क्लाउड अगर स्लो होगा तो टोटल मास घसेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो घट रही है। जब वेलोसिटी घटेगी, मान लो वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो मास घट जाएगा ना। तो आपको एक फैक्टर और चाहिए वास्तव में पार्टिकल और क्लाउड को मास को बढ़ाने के लिए। और ये मास बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जो मासलेस पार्टिकल्स हैं वो कोइलेस कर रहे हैं। मासलेस पार्टिकल क्या हो रहे हैं, जो यही तो क्लाउड कौन बना रहा है, ये मासलेस पार्टिकल्स जो हैं, ये जो मासलेस पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में कोइलेस कर जा रहे हैं, वही क्लाउड बना रहे हैं। तो इसलिए एक फैक्टर जो होगा वो आपको चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल रखना पड़ेगा कि ये क्लाउड किस चार्ज डेंसिटी पे है औसतन। क्योंकि पार्टिकल पे डेंसिटी कुछ होगी, क्लाउड और कुछ डेंसिटी पे होगा, तो इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा एवरेज चार्ज डेंसिटी। क्या चीज़, एवरेज चार्ज डेंसिटी से नॉर्मलाइज कर दीजिए, जो पूरे क्लाउड में एवरेज चार्ज डेंसिटी है, एवरेज वैल्यू ना। तो एक्चुअली में अब हम इक्वेशन को डायरेक्ट लिखना चालू करते हैं। तो हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी एक्चुअली में, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा माइनस डी अपॉन मास। कौन वाला मास, अब हम रिलेटिविस्टिक मास में लिखेंगे पार्टिकल और क्लाउड के, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आइंस्टीन वाला, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई, मैंने कहा ना पार्टिकल और मास दोनों गेन भी करेंगे, तो इसलिए आपको साई एक्स से एक्स टी से गुणा भी करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्लाउड पार्टिकल के बगल ही दिखेगा तो उसी को डेंसिटी लेंगे। लेकिन ये डेंसिटी पार्टिकल पे है, क्लाउड और डिफरेंट डेंसिटी पे भी हो सकता है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी लीजिए। क्या लीजिए, ये जो डेंसिटी है एक्चुअली में साई एक्स टी है, लेकिन ये डेंसिटी किसके रिलेशन में है, टोटल एवरेज ओवरऑल डेंसिटी। क्या है, ओवरऑल डेंसिटी से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये एक तरह से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का काम करेगा।
साई की एवरेज वैल्यू क्या है, साई एक्स टी की एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब यूनिट्स का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाई डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस दूसरा रिबाउंड टर्म बी यू एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी माइनस एस कोरिलेशंस वाला टर्म साई एक्स टी। ठीक है, अब इस फैक्टर को अगर हम 1/√1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अगर हम गामा से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज डेंसिटी चेंज होगी ये एक्चुअली में हो जाएगी माइनस डी अपॉन एम नॉट मल्टीप्लाइड बाई गामा 1 अपॉन साई एक्स टी डिवाइडेड बाई साई एक्स टी और ये डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स इंटू रिबाउंड टर्म एक्स टी, ये मैं कायदे से वीडियो दिखाना है, माइनस एस टाइम्स कोरिलेशंस टर्म ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन दिखेगी, ये रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन चल रहे हैं। अब ये कौन सी वैल्यू है साई एक्स टी, ये साई एक्स टी की कौन सी वैल्यू है, ये नीचे जो डिवाइड किया एवरेज वैल्यू, क्या है एवरेज वैल्यू। अब ये एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, इसको एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, साई एक्स टी की एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज कैसे निकलेगा, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो कोई छोटे से वॉल्यूम ले लीजिए जिस सरफेस एरिया मान लीजिए ए है और छोटी सी लेंथ डी एक्स है, तो इस वॉल्यूम में टोटल चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी साई एक्स टी, क्या हो जाएगी साई एक्स टी। तो टोटल वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 0 टू एक्चुअली में जिस भी एरिया में टोटल एरिया में जो भी क्या बोलते हैं जिस भी रीजन में इलेक्ट्रॉन है, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ L, इसको एक लेंथ मान लेते हैं L। ठीक है ना, ये टोटल चार्ज हो गया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0 टू L ए कैरेक्टरिस्टिक एरिया मल्टीप्लाई इंटू डी एक्स ना। अब ये क्या हो जाएगा एक तरह से फ्री चार्ज डेंसिटी, टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी, ये कुछ चार्ज पार्टिकल में है और उसके क्लाउड में है, बाकी फ्री चार्ज में है, बाकी ये मासलेस जो पार्टिकल फ्री हैं उसमें है, बाकी चार्ज पार्टिकल और क्लाउड में है। तो हम 50-50 मान सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट चार्ज अगर मान लीजिए E है तो इसको हम E/2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं E/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई E/2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ए को बाहर नहीं लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक एरिया है और इंटीग्रल ऑफ 0 टू L dx ये L हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगा। तो एक्चुअली में अब जब इस सारे फैक्टर को हम रखेंगे तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी, रीमा एकदम वीडियो अच्छे से दिखाना। हाँ। पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज डेंसिटी चेंज बदलेगी, एक्चुअली में हम इधर लिख लेते हैं, अब अच्छे से देखिए हम लिखते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल्स जो है ना, वो मासलेस पार्टिकल अभी फ्री हैं, अभी कोइलेस नहीं हुए हैं। अब जब एक मास में बदल गया तो कोइलेसेंस वाला टर्म हमने अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे ना। तो फ्री चार्ज डेंसिटी जो बदलेगी वो एक्चुअली में साई एक्स टी डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन मास क्या है एम नॉट मल्टीप्लाइड बाई गामा मल्टीप्लाइड बाई
पार्टिकल और क्लाउड जिस डेंसिटी में मूव कर रहे हैं साई एक्स टी डिवाइडेड, अच्छा इसको साई एक्स टी के एवरेज से, नॉर्मलाइजेशन के लिए साई एक्स टी के एवरेज से, क्योंकि पार्टिकल जो है और क्लाउड जिस डेंसिटी में मूव कर रहे हैं वो रिलेटिव डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी लेके आप उसको नॉर्मलाइज कर दीजिए ना। तो एक्चुअली में ये जो फिगर आएगी वो एक्चुअली में टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, हमने पिछले जो यहाँ पे दिखाया आपको टोटल वॉल्यूम मतलब करेस्ट्रिक्टिक एरिया मल्टीप्लाइड बाई करेस्ट्रिक्टिक लेंथ ना, और मल्टीप्लाइड बाई डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स, रिबाउंड टर्म हम ये लिख रहे हैं, माइनस कोएलेसेंस टर्म ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सजा लेते हैं, इम्प्रूव कर ले ताकि अच्छे से दिखे। तो एक्चुअली में डेवर बाई डेवर टी, सॉरी डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज डेंसिटी चेंज होगी वो कैसे होगी, माइनस डी ना, और ये जो चीज़ है 2al एक सेकंड सीमा, ई अपॉन 2al, ये एक सेकंड बता रहे हैं। एक्चुअली में ये जो एल टर्म है एक्चुअली में ये ई बाई 2 के नीचे है ना ना, तो ये एक्चुअली में इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी, आराम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एल यहाँ पे आ जाएगा, एल ठीक है, और ये 2 भी यहीं के इसी के साथ 2 क्या बोलते हैं 2 भी यहीं आ जाएगा, मान लीजिए 2 यहाँ रख लीजिए, ठीक है। और चार्ज ये एक्चुअली में ऊपर चला जाएगा D इंटू ई ना, और अच्छा 1 अपॉन साई एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स साई एक्स टी माइनस एस टाइम्स यू एक्स साई एक्स टी ना, और यहाँ पे आ जाएगा ये इक्वेशन डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू, इन सारे कांस्टेंट को देखिए डी ई ए एल, इन सारे कांस्टेंट को अगर हम ना, अगर इन सारे कांस्टेंट को क्योंकि डी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको, और रीमा क्या था वो MOR जो था, एम नॉट छूट गया ना, हाँ वही एम नॉट, माइनस डी एक सेकंड रुक जाओ, एम नॉट और गामा छूट गया हाँ ना, एम नॉट और गामा छूट गया ना। तो एक्चुअली में एम नॉट और गामा को हम अगर हम एक अभी छोड़ दें, एम नॉट और गामा इनको अलग रख लें और 2 को अलग रख लें, ठीक है ना। तो एक्चुअली में और ये बाकी चीज़ों को इस तरह से लिख लें ना, तो डी एक आर्बिट्री कांस्टेंट, डी क्या है एक आर्बिट्री कांस्टेंट, चार्ज गुना ये तो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम अगर माइनस इसको हम एच बार से
रिप्रेजेंट करें, किससे? एच बार से, एच बाई 2 पाई से इसको, क्योंकि डी आर्बिट्री कांस्टेंट उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एच बार बाई 2, ठीक है। और एम नॉट गामा, एम नॉट गामा क्या हो जाएगा? एम नॉट गामा मल्टीप्लाइड बाई 1 साई एक्स टी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस साई एक्स और यू एक्स को बाहर निकाल लेते हैं तो ये बी माइनस एस हो जाएगा, बी माइनस एस बाहर, ये हो जाएगा यू एक्स साई एक्स टी, ठीक है। अच्छा, अब इसको श्रोडिंगर इक्वेशन से मैच कराने की कोशिश कीजिए। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, डेवर बाई डेवर टी आई साई एक्स टी माइनस एच बार बाई 2m ना, डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1/h बार यू एक्स गुणा साई एक्स टी ना। अब देखिए, ये नॉर्मल श्रोडिंगर इक्वेशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन नॉर्मल नहीं, उन्हीं की इक्वेशनों को हमने इधर उधर करके ये नई इक्वेशन बनाई है। इस इक्वेशन में आई साई एक्स आ रहा है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में काम करें, क्योंकि हमने चार्ज डेंसिटी को रियल माना है, तो इसलिए आई साई एक्स हो या साई एक्स को डिफरेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम मॉड के टर्म में काम करेंगे तो चाहे ए प्लस आई बी का मॉड लें या आई टाइम्स ए प्लस आई बी का मॉड लें, दोनों का मॉड वही आएगा ना। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करने पर आप देखिए क्या बोलते हैं, एक्चुअली में माइनस एच बार अपॉन टू, ठीक है। एम की जगह हमने रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो मास है एम नॉट, क्लाउड का नहीं, मतलब ये हाँ क्लाउड का, सॉरी एम नॉट पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास है, क्या है? पार्टिकल एम का, हाँ ये एम क्या है, यहाँ पार्टिकल और क्लाउड दोनों का मास था, मतलब इलेक्ट्रॉन का टोटल मास ना। एम नॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का रेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाई गामा, मल्टीप्लाइड बाई गामा रिलेटिविस्टिक में, गामा क्या है? 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है एक्चुअली में? 1/साई एक्स टी एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा फैक्टर। और इस वाले में ये चीज़ वही है, प्लस बी माइनस एस 1/h बार यू एक्स इंटू ए। यहाँ पे दो कांस्टेंट आ गए, एक कांस्टेंट एक्चुअली में हमको और रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट कोई यूनिट नहीं है, एम नॉट की मास की यूनिट है, और एच बार क्या बोलते हैं इसके साथ है, तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा जो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले फैक्टर को नहीं, इस वाले फैक्टर को यूनिट लेस कर दे। तो एक कांस्टेंट आप इसको एच बार से ना रिप्रेजेंट करिए, आप इसको एच बार इंटू डी कर दीजिए, क्या कर दीजिए? एच बार इंटू डी। तो ये हमारी रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, और ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन। हम कायदे से लिख के इसको फिर से आपको क्या समझाएं, यहीं देखिए, डेवर बाई डेवर डेक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बार 2m नॉट, ठीक है। ये गामा रिलेटिविस्टिक से मतलब टोटल मास 1/गामा एक्स टी, तो यूनिट के लिए हमने एक कांस्टेंट डी जोड़ दिया, स्मॉल डी, ठीक है, ताकि बैलेंस कर ले। बाकी चीज़ डिफ्यूजन का कोफिशिएंट, डेवर डेरिवेटिव डिफ्यूजन वाला सब, ठीक है। प्लस ये देखिए, रुको यार, एक सेकंड आने दो, प्लस गिरा दो, प्लस 1/h बार यू एक्स साई एक्स टी ना, यहाँ पर बी माइनस एस यू एक्स
साई एक्स टी। ये था रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, उम्मीद है ये एपिसोड और श्रोडिंगर साहब को ये ट्रिब्यूट, अन्य क्वांटम फिजिक्स के जो भी लोग हैं उनको ये सेंटेनरी ईयर में ट्रिब्यूट देने की हमने कोशिश की है। और बेसिक फार्मूलेशन यही है कि एक्चुअली में हम स्पेस पूरी की तरह पूरा मासलेस पार्टिकल से बना हुआ है। इधर देखो रे, स्पेस पूरी तरह से मासलेस पार्टिकल से बना हुआ है स्पेस, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल से बना है, और उसके कंडेंसेशन से क्वार्क और प्रोटॉन आ रहे हैं जो मास शो कर रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से बना हुआ है, और स्पेस में जो मासलेस पार्टिकल्स नेगेटिव फैले हुए हैं स्पेस, इसलिए इसका एक फिक्स दायरा होगा कि नहीं होगा। टोटल एनर्जी ई जो एटम की कंजर्व करते हैं, क्या उसमें भी वेरिएशन हो सकता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स की तरफ भी हम चलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।